मानव इसलिए मानव है कि उसके पास संस्कृति है। नमस्कार दोस्तों, मैं नानी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको स्टेटमेंट से विदित हुआ होगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृति चैप्टर के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भूमिका के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृति के बारे में, उसके बाद व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस टॉपिक को हम कैसे डील करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो आपको याद रखना रहेगा इस टॉपिक में, देखिए ये जो टॉपिक है संस्कृति का, ये समाजशास्त्र में भी इम्पोर्टेंट है। अगर कभी ऐसे में भी, निबंध में भी पूछता है तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है ना। और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है 125 वर्ड्स में। ओके, देखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि संस्कृति किसे कहते हैं या संस्कृति का अवधारणा समझाइए। उसे पूछा जा सकता है 30 वर्ड में। 30 वर्ड के लायक हमें कंटेंट निकालना है। ओके, और दूसरा आपको याद रखना है कि संस्कृति की विशेषता बताइए। जो संस्कृति की विशेषता है ये समाजशास्त्र में पूछा जा सकता है दोस्तों 60 वर्ड में, तो इसे 60 वर्ड के लायक हम कंटेंट निकालेंगे। ओके, फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृति और मानव जीवन पर प्रभाव। ओके, संस्कृति का मानव जीवन पर प्रभाव, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और वहीं चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या है और भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर। ओके, ये देखेंगे हम, लगभग 60 वर्ड में इनके मध्य अंतर तैयार करेंगे और ये देखेंगे कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या है। ओके, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन वर्ष 2012 में, वो है सांस्कृतिक विलंबना। इसी टॉपिक से है वो, सांस्कृतिक विलंबना। इसके बारे में देखेंगे, लगभग 60 वर्ड में तैयार रखेंगे। 60 वर्ड में पूछा गया है लेकिन हम इसे 60 वर्ड में ही तैयार रखेंगे ताकि कभी फिर से रिपीट करें तो हमसे बन जाए। ओके दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस, तो आपको इस बात से पता चलेगा कि कौन से ईयर में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, संस्कृति एवं व्यक्तित्व के मध्य संबंध पूछा गया था वर्ष 2017 में, है ना। और ये पूछा गया था आपका 100 वर्ड्स में। ओके, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया था वर्ष 2017 में ही पूछा था कि संस्कृति क्या है। ओके, संस्कृति क्या है, ये पूछा गया था आपसे 2017 में 30 वर्ड में। ओके, फिर उसके बाद वर्ष 2020 में आपसे ये पूछा गया था कि संस्कृति क्या है। ओके, संस्कृति एवं व्यक्तित्व के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए करके, ये पूछा गया था आपका 8 नंबर में पूछा गया था। क्लियर, तो हम पहले संस्कृति को समझेंगे, उसके बाद यहाँ से जो पूछा गया है उसका आंसर हम कैसे फिल करेंगे, कैसे भरेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। क्लियर, तो चलिए हम संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृति एक ऐसा चैप्टर है कि इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं मिलती है। संस्कृति एक क्या है? संस्कृति एक वृहद अवधारणा है। ओके, देखिए इसके बारे में लगभग 108 परिभाषाएं मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृति कितनी वृहद अवधारणा है। ओके, ऐतिहासिक अर्थ में अगर हम देखेंगे तो संस्कृति का अलग अर्थ निकलता है। नीति शास्त्र के अर्थ में देखेंगे तो संस्कृति का अलग अर्थ निकलता है। मानव शास्त्रीय अर्थ में देखेंगे तो संस्कृति का अलग अर्थ निकलता है। लेकिन हमको इसमें समझना है समाजशास्त्रीय अर्थ में कि संस्कृति किसे कहा जाता है। ओके, देखिए दोस्तों, संस्कृति क्या है? संस्कृति वे सभी वस्तुएं हैं और वस्तु भौतिक भी हो सकता है और अभौतिक भी हो सकता है। भौतिक अभौतिक का कॉन्सेप्ट क्या है आपको बताऊंगा, है ना। संस्कृति वे सभी वस्तुएं हैं जिन पर हम क्या करते हैं, जिन पर हम विचार करते हैं। ओके, जिन पर हम कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। ओके, संस्कृति वे सभी वस्तुएं हैं जिन पर हम विचार करते हैं, जिन पर हम कार्य करते हैं, समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। तो अपने पास रखना यानी कि समाज के धरोहर या विरासत के रूप में संस्कृति को देखते हैं। तो हमारे सामने 2 की पॉइंट निकल के आ रहा है कि संस्कृति जो है भौतिक और अभौतिक वस्तु है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते हम अपने पास रखते हैं। तो समाज के धरोहर या विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं। और वह धरोहर और विरासत जो है वो क्या होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। क्लियर है दोस्तों, जो धरोहर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। याद रखिएगा, ये जो स्थानांतरण शब्द है संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो संस्कृति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है और जो संस्कृति है उसे समाज द्वारा स्वीकृत अंग माना जाता है, यानी कि समाज के द्वारा उसे मान्यता प्रदान की जाती है। ओके, और कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे जीने का ढंग भी कहा है। संस्कृति को जीने का ढंग या जीवन शैली से संबंध मानते हैं। ओके, तो आपको मैं जितना सिंपल तरीके से बताया हूँ दोस्तों संस्कृति के बारे में, आपको उतना ही याद रखना है। संस्कृति एक वृहद अवधारणा है। जो संस्कृति शब्द है संस्कार शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो संस्कार शब्द में जाएंगे तो इसका अर्थ कुछ और होता है। ओके, तो हमें उसे
इसमें अप्लाई नहीं करना है। जो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ से संस्कृति को हम जैसा देखते हैं वो स्वरूप निकल के सामने आता है। जैसे कि अब मैंने आपसे बात किया इसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में। तो भौतिक संस्कृति कहने का आशय है कि वह चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे संस्कृति से संबंधित जो विरासत हैं जिनको संरक्षण करके रखे हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ओके, मान लो कि आपका जो पंखा है, टीवी है, टेबल है, ये सारी चीज़ें जो है संस्कृति में ही शामिल हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में जब हम अंतर करेंगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप अभौतिक संस्कृति की बात करें तो आपका ज्ञान है, कला है, ओके, जो आपका भाषा, बोली, ये सब चीज़ें अभौतिक में आता है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि संस्कृति के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। ओके, चलिए हम देखते हैं अब 30 वर्ड में संस्कृति के संबंध में। उससे पहले हम इसे पढ़ते हैं, फिर यहाँ से हम की पॉइंट निकालेंगे। ओके, कि 30 वर्ड में इसे कैसे तैयार रखना है। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है। मजुमदार एवं मदान। ओके, मजुमदार एवं मदान लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कहते हैं। ओके, लोगों के जीने के ढंग या लोगों की जीवन शैली को ही संस्कृति कहते हैं। समाजशास्त्र में संस्कृति को धरोहर या विरासत के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें समाज द्वारा निर्मित भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में शामिल किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया कि भौतिक पक्ष से आशय है कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि पेन, टीवी, आप पंखा, कूलर, एसी, ये सब क्या है, ये सब आपका भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। और रही बात अभौतिक संस्कृति से आशय है कि जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ओके, इसका उदाहरण हमारे सामने उभर के आते हैं कि सबसे पहला जो आपका ज्ञान है, कला है, भाषा है, प्रथा है। ओके, जो अमूर्त होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। ओके, हम इसके बारे में जब अंतर करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो इसमें दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो टाइलर महोदय के द्वारा कहा गया है कि संस्कृति वो समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। दोस्तों, इसमें आपको क्या याद रखना है मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद इसमें बस इतना ही दिया है। तो देखिएगा, इसमें अगर आपसे 30 वर्ड में पूछा जाता है संस्कृति क्या है, तो आप यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें जो टाइलर का जो दिया हुआ परिभाषा है, यहाँ से आप चुराइएगा संस्कृति का अर्थ, उनका जो परिभाषा है उनको यहाँ से आप निकालिएगा कि संस्कृति वो समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, ये जो शब्द है ना, ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। आप यहाँ तक अगर लिख देंगे तो आपका 2 लाइन में आ जाएगा इसमें, है ना। तो उसमें थोड़ा स्पेस रहता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा सा नेरो है, तो ये यहाँ 4 लाइन में दिया हुआ है, वो चीज़ उसमें 2 लाइन में आ जाएगा। तो फिर आता है आपका 3rd लाइन। तो 3rd लाइन में आप लिखेंगे कि ये जो 2 शब्द हैं यहाँ से, धरोहर और विरासत, और भौतिक और अभौतिक, इन दोनों को आपको एक साथ मिला के लिखना है 3rd लाइन में। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, आइए ज़रा देखते हैं। आप लिख सकते हैं 3rd लाइन में कि संस्कृति भौतिक तथा अभौतिक पक्ष धरोहर या विरासत के रूप में शामिल होते हैं। ऐसा करके आपको 3rd लाइन को लिखना है। फिर 4था लाइन में आप इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देख सकते हैं, मजुमदार एवं मदान लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कहते हैं। ये वाला लाइन को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 4था लाइन भी इसमें कवर हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि संस्कृति के बारे में इतना पर्याप्त है। 30 वर्ड में अगर लिखना चाहें तो बड़ा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं 60 वर्ड में। अगर पूछा तो भी ऐसा पूछा जा सकता है कि संस्कृति किसे कहते हैं, उसकी विशेषताओं को बताइए। तो संस्कृति के बारे में 30 वर्ड में बताना पड़ेगा जितना हमने बताया है, और जो विशेषताएँ हैं उनके बारे में 30 वर्ड में बताना पड़ेगा। ओके, तो इतना पर्याप्त है दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं संस्कृति की विशेषताओं पर। दोस्तों, संस्कृति की विशेषताओं को हम लगभग 60 वर्ड में देखेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहला विशेषता है संस्कृति मानव निर्मित है। क्योंकि दोस्तों जो संस्कृति है वो मानव समाज में ही पाया जाता है, और मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में कुछ ऐसी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं हैं जो अन्य प्राणियों से भिन्न करता है मनुष्य को, और इसी कारण यह संस्कृति का निर्माण और विकास कर पाया है। ओके, तो इसीलिए जो संस्कृति है वो मानव निर्मित है। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें हम देख पा रहे हैं संस्कृति सीखी जाती है। दोस्तों, ये जो संस्कृति सीखी जाती है, ये वाला स्टेटमेंट ऑबल के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑबल जो एक समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि जब मनुष्य पैदा होता है ना, जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो किसी संस्कृति को लेकर नहीं आता है। ओके, वह जिस समाज में पैदा होता है उस समाज की समस्त गतिविधियों को, जो समस्त भौतिक अभौतिक चीज़ों को किसके द्वारा सीखता है, सामाजिकरण के द्वारा सीखता है। ओके, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। तो इसीलिए संस्कृति को सीखी जाती है, कहा है होबल ने। ओके,
नेक्स्ट लाइन हम देख पा रहे हैं, संस्कृति हस्तांतरित होती है। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले लाइन में पढ़ा था कि संस्कृति सीखी जाती है ना। चूँकि संस्कृति सीखी जा सकती है, इसीलिए ही नई पीढ़ी जो है पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। तो नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जो है आपका संस्कृति स्थानांतरित होते हैं। ये वाला लाइन को भी याद रखिएगा। ओके, देखिए दोस्तों, मैं समझने की दृष्टिकोण से आपको बताते जा रहा हूँ, पर आपको जो है ये 60 वर्ड से ऊपर नहीं पूछेगा। तो आपको 60 वर्ड में पॉइंट्स को कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। पर्याप्त पॉइंट है हमारे पास, 12-13 पॉइंट निकलेंगे संस्कृति की विशेषताओं से। फिर नेक्स्ट आपका प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। ओके, तो इसका कहने का आशय है कि एक समाज की जो भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ दूसरे समाज से भिन्न होती है। ओके, एक समाज की भौगोलिक एवं जो सामाजिक परिस्थितियां हैं दूसरे समाज से क्या होती है, दूसरे समाज से भिन्न होती है। तो प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है, उसी चीज़ को इसमें कहा गया है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। ओके, तो संस्कृति समाज में पाई जाती है तो उसमें सामाजिक गुण होंगे ही। तो वही चीज़ कहा गया, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है वरन संपूर्ण समाज की देन है। तो इसमें समूह का बोध होता है दोस्तों। किसी एक व्यक्ति कोई संस्कृति को नहीं जन्म दे सकता है, एक व्यक्ति किसी संस्कृति का विकास नहीं कर सकता है, उसमें पूरे समूह का हाथ रहता है। क्लियर? तो उसी चीज़ को इसमें कहा गया है। इसमें नेक्स्ट लाइन लिखा है दोस्तों, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। तो दोस्तों पिछले लाइन में मैंने कहा था कि एक व्यक्ति संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकता है ना, संस्कृति में समूह का बोध होता है। तो इसमें भी उसी चीज़ को कहा गया है कि संस्कृति जो है समूह के लिए आदर्श होती है। क्लियर? फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दोस्तों मानव की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक, शारीरिक या मानसिक कह सकते हैं, तो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव किसका निर्माण करता है? मानव संस्कृति का निर्माण करता है। ओके, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। इस लाइन से यह विदित हो रहा है दोस्तों, अनुकूलन शब्द इसमें जो दिया हुआ है इससे स्पष्ट हो रहा है कि संस्कृति में, है ना, परिवर्तनशीलता होती है ना। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण है, ऐसा कह सकते हैं। कहने का आशय है कि समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता किसमें होती है? अपने आप को ढालने की क्षमता होती है संस्कृति में। फिर हम नेक्स्ट देख पा रहे हैं दोस्तों कि संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। तो दोस्तों जितनी भी सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं, है ना, जितनी भी सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं वे एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे से परस्पर संबंध होते हैं। तो ये जो इकाइयाँ हैं संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को क्या करते हैं? संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो उसी चीज़ को कहा गया है कि संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख पा रहे हैं कि संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक है। इस लाइन को अगर मैं व्याख्या करूं दोस्तों तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से भिन्न होता है। ओके, दूसरी संस्कृति की व्यक्ति से क्या होता है? दूसरी संस्कृति की व्यक्ति से भिन्न होता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि रीति रिवाज, धर्म, दर्शन सभी क्या होते हैं? सभी अलग अलग होते हैं। ओके, तो यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति, भारतीय संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति जापानी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति से अलग होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट लाइन हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिस्वावयवी है। ओके, तो यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है दोस्तों, ये शब्द को आपको समझना पड़ेगा। अधिवैयक्तिक कहने का क्या आशय है? ये जो लाइन है आपने नाम सुना होगा, क्रोबर, है ना, क्रोबर के द्वारा दिया हुआ लाइन है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है संस्कृति की विशेषता में। तो संस्कृति का निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं किया जाता। ओके, संस्कृति का निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया जाता है। तो अधिवैयक्तिक कहने का मतलब वही है कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है और वह संस्कृति के किसी एक भाग का ही उपयोग कर पाता है, संपूर्ण का नहीं। अर्थात अधिवैयक्तिक से आशय आप बस इतना जान लीजिएगा कि संस्कृति का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, अर्थात इसमें भी समूह के द्वारा की जाने की बात की गई है, कोबर के द्वारा। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हमने संस्कृति की विशेषताओं को देखा है। तो दोस्तों अगर आपसे संस्कृति की विशेषताओं को 60 वर्ड में पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे? 60 वर्ड यानी कि आपके पास 7 लाइन लगभग रहेंगे और आपके पास पॉइंट है 13-14 पॉइंट है ना, 12-13 जो भी पॉइंट है, तो आप उनको कैसे कंसाइज करके लिखेंगे? देखिएगा, सबसे पहला लाइन में आप लिख सकते हैं, आप 3 चीज़ों को एक साथ कंसाइज करके लिख सकते हैं। इसमें आप पॉइंट 1 देंगे, पॉइंट 2 देंगे, पॉइंट 3 देंगे, तो ऐसा करेंगे तो आप अच्छा नहीं दिखेगा। फिर आपका इसमें मान लो ये जो लाइन है थोड़ा लंबा लाइन है, यहाँ पे पॉइंट 4 दे देंगे तो यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, इधर स्पेस बचेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें आपसे प्रैक्टिस करने पर ही आएगी। देखिएगा, इसमें संस्कृति की विशेषताओं को हम देख पा रहे हैं। तो ये जो संस्कृति जो है मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति स्थानांतरित की जाती है। तो आप इन 3 चीज़ों को एक साथ लिख सकते हैं एक लाइन में। वो कैसे? देखिए, मैं इसमें बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति मानव निर्मित है जिससे सीखी जाती है और स्थानांतरित होती है। एक लाइन में आ गया ये पूरे। फिर उसके बाद दूसरा लाइन में आप लिखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। ओके, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होती है। तो दोनों को आप एक साथ लिख सकते हैं। वो कैसे?
प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, जो संस्कृति में प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है जिसमें सामाजिक गुण निहित होता है। तो ऐसा करके आप सेकंड लाइन को भी लिख सकते हैं। आपके पास 15-16 की पॉइंट भी रहेगा तब भी आप कंसाइज करके ऐसे आप भर सकते हैं इसमें। अगर मान लो, आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मान लो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट है और आपको पूछा गया है 60 वर्ड में और वो सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, ओके, वो सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट और भी है, आप उसको दर्शाना चाहते हैं, तो आप राइट साइड जो है आप स्केल से इस जो है आप एक सीधी लाइन खींचिए, ओके, वहाँ पे आप एक गोला बनाइए, क्लियर। गोला बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि उसमें बाकी विशेषताओं के बारे में तो आप इधर लिखे हैं और आपके पास थोड़ा स्पेस बचा हुआ है उधर, तो आप उसमें अन्य विशेषताएँ लिख दिए, अन्य विशेषताएँ इसमें लिखें और उसके बाद जो की पॉइंट्स हैं उनको आप इसमें लिख दीजिएगा कि जैसे कि हमने देखा है कि इसमें कोई पॉइंट हम ले रहे हैं मानव निर्मित, ओके, स्थानांतरित, तो ऐसे करके हम इसमें की पॉइंट को भर सकते हैं। स्पेस हमें छोड़ना नहीं है, जितना आपके पास कंटेंट है ऐसा भर दिए तो जो चेक करने वाला है वो समझ जाएगा कि इस विषय के बारे में इनको पर्याप्त जानकारी है, ओके। तो इस तरीके से आपका आंसर थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अगर आपसे 60 वर्ड में पूछा जाएगा तो आप कैसे डील करेंगे समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृति का मानव जीवन पर प्रभाव। देखिए ये जो टॉपिक है संस्कृति का मानव जीवन पर प्रभाव, ज़्यादा संभावना है कि आपसे 30 वर्ड में पूछा जाए, शॉर्ट नोट्स पूछा जाए, लेकिन हम इसे 60 वर्ड में पढ़ेंगे ताकि हमारे पास पर्याप्त पॉइंट रहे। सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि मानव की आदतों का निर्धारण करती है संस्कृति। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी पूर्व प्रचलित संस्कृति में ही जन्म लेता है ना। खान पान वेशभूषा संबंधी आदतों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संस्कृति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लाइन हम देख पा रहे हैं, मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। इसमें जो दिया हुआ है मूल्य और आदर्श है ना, तो मूल्य और आदर्श के अनुरूप ही समाज में व्यवहार करता है मानव, है ना। अगर मूल्य और आदर्श की अवहेलना की जाए तो सामाजिक तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है मनुष्य को। फिर हम नेक्स्ट लाइन देख पा रहे हैं, नैतिकता का निर्माण करती है ना। समाज में उचित अनुचित का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संस्कृति के द्वारा किया जाता है। फिर हम देख पा रहे हैं कि व्यवहारों में एक रूपता लाती है ना। तो देखिए ये जो है आपका जो संस्कृति जो है पूरे समूह का नेतृत्व करता है ना। तो अगर कोई समूह है, समूह के द्वारा एक प्रकार की संस्कृति का पालन किया जा रहा है, एक प्रकार की संस्कृति को अपनाया जा रहा है, तो उसमें व्यवहारों में एकरूपता तो आना स्वाभाविक है। तो उसी चीज़ को इसमें कहा गया है, वो अनुभव एवं कार्यकुशलता बढ़ाती है, ओके। तो इसमें जो लाइन है इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे कि हम पढ़े हैं कि ये जो संस्कृति है वो स्थानांतरण होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, तो नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का अनुभव और कौशल प्राप्त होता है, उसी चीज़ को इसमें कहा गया है। नेक्स्ट लाइन हम देख पा रहे हैं कि संस्कृति व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों कैसे सुरक्षा प्रदान करती है? देखिए इसमें क्या है, पूर्वजों का अनुभव निहित होता है। संस्कृति में पूर्वजों का अनुभव निहित होता है, तो उसे हर बार अपने आचरणों को नए तरीके से तय करना नहीं पड़ता है। तो इस वजह से संस्कृति व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं, समस्याओं का समाधान करती है। सिंपल सा पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है, इसे भी याद रखिएगा, है ना। सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, आदर्श, मूल्य और सामाजिक प्रतिमान, ये सब क्या है, संस्कृति निर्धारण करती है, तो सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है, ऐसा याद रख सकते हैं। और आपके पास पर्याप्त पॉइंट है दोस्तों। मुझे लगता है कि 30 वर्ड और 60 वर्ड में पूछेगा तो आप इन पॉइंट्स को नहीं लिख पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। अगर इसके बावजूद भी आपको संस्कृति के संबंध में पॉइंट्स कम पड़ जाते हैं तो आप संस्कृति की विशेषताओं से पढ़ें, वहाँ से पॉइंट कुछ उठा सकते हैं। जैसे कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसे भी लिख सकते हैं, है ना। संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक है, इसे भी लिख सकते हैं, जो हमने विशेषता में पढ़ा है। फिर संस्कृति जो है आपका नैतिकता का निर्धारण करती है, अच्छा वो पॉइंट इसमें है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कभी फंसते हैं ऐसे चीज़ों में तो विशेषताओं को ही फोकस कीजिएगा, वहाँ से पॉइंट उठा के उस चीज़ को बेस मान के लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर लगभग सही होगा, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों अब हम भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं। एक समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है आंगबर्न। तो आंगबर्न के द्वारा संस्कृति को भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में विभाजित किया गया है, ओके। तो देखिएगा भौतिक संस्कृति क्या है, नाम से स्पष्ट है, जो भौतिक चीज़ें हैं वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, क्लियर, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंद्रियों द्वारा आभास कर सकते हैं। ये भौतिक संस्कृति को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंद्रियों द्वारा आभास कर सकते हैं, जैसे घड़ी, पेन, पंखा, मोबाइल, है ना, AC, कूलर, ये सब चीज़ें क्या है, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। फिर रही बात अभौतिक संस्कृति का, तो जो अमूर्त है, अमूर्त कहने का अर्थ है कि जिन्हें हम देख नहीं सकते, उसका मूर्त रूप नहीं है ना, अमूर्त रूप है, तो जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनका कोई रंग, रूप, आकार नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं कर सकते, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिएगा ज्ञान, कला, भाषा,
प्रथा, ये सब क्या है आपका अभौतिक संस्कृति है। क्लियर। और इनके मध्य जो अंतर दिया हुआ है, इनको देखेंगे तो आपका भौतिक और अभौतिक संस्कृति स्पष्ट हो जाएगा। ये जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति है दोस्तों, यहाँ से 60 वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है अंतर, है ना, भौतिक और अभौतिक संस्कृति का अंतर। ओके, कभी आपसे अगर पूछा कि भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं तो 30 वर्ड से ऊपर नहीं जाएगा, अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं तो 30 वर्ड से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर अंतर पूछा तो 30 में भी जा सकता है, 60 में भी जा सकता है। क्लियर। तो आइए अब हम अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट है कि भौतिक संस्कृति जो है मूर्त अवधारणा है, अभौतिक संस्कृति जो है अमूर्त अवधारणा है। ओके, और भौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन जो है वो तीव्र गति से होता है, क्योंकि जैसे पेन, पंखा, ये सब आप उदाहरण से ही समझ पा रहे होंगे कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन किस गति से हो सकता है, और अपेक्षाकृत धीमी गति से इसमें होता है अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन। ओके, अगर इनके संबंध की बात करें तो मानव के बाह्य जीवन से संबंधित है। ये जितने भी पेन, पंखा, कूलर, ऐसे मानव के बाह्य जीवन से संबंधित है। आपका ज्ञान, कला, भाषा, प्रथा, है ना, ये मानव के आंतरिक जीवन से संबंधित है। तो ये भी आपका एक अंतर है। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि भौतिक संस्कृति का जो प्रकृति है वो सरल है और इसका प्रकृति आपका जटिल है। और मूल्यांकन की बात करें तो लाभ एवं उपयोगिता के आधार पर भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन संभव है, लेकिन अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन संभव नहीं है। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट देख पा रहे हैं कि भौतिक संस्कृति संचयी होती है। ओके, संचयी यानी कि इसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, और इसमें संचयी एवं वृद्धि नहीं कर सकते। ओके, जितना चीज़ें हैं हम उसी को अच्छे से संरक्षण नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ से संचय कर पाएंगे। जैसे कि भाषा, बोली, ये सब चीज़ों के बारे में जितना प्रयोग किया जाना चाहिए उतना प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसमें आप देखिएगा इसका जो माप है वो सरलता से होता है, और अभौतिक संस्कृति का जो माप तोल नहीं किया जा सकता। इतने पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के मध्य अंतर स्पष्ट हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। तो वर्ष 2012 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं, ये 60 वर्ड में आपसे पूछा गया है। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या है सांस्कृतिक विलंबना। दोस्तों, अभी हमने भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति को पढ़ा है ना। तो सांस्कृतिक विलंबना को पढ़ने से पहले भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में जानना अति आवश्यक था। ओके, तो अब हम देख रहे हैं आपका सांस्कृतिक विलंबना, या विलंबना को ही आपका पिछड़पन या पिछड़ापन भी कहा जाता है। विलंबना जो शब्द है समाजशास्त्र में विशेषकर प्रयोग होता है जो चीज़ पिछड़ा हुआ है उसके लिए। ओके दोस्तों, सांस्कृतिक विलंबना का आशय यह है कि जो भौतिक संस्कृति है तो भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना अभौतिक संस्कृति की तुलना में, है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि भौतिक संस्कृति का विकास हुआ है और अभौतिक संस्कृति अभी भी पीछे है। तो इसी को क्या कहा गया है, इसी को सांस्कृतिक विलंबना कहा गया है, जो कि जो समाज में क्या करता है, समाज में असंतुलन पैदा करता है। ओके, अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं कि वर्तमान समय में मशीनों एवं कलपुर्जों का विकास हो रहा है। ओके, मशीनों एवं कलपुर्जों का विकास हो रहा है वर्तमान समय में, लेकिन उसी गति से अभौतिक संस्कृति के तत्वों जैसे धर्म की बात करें, साहित्य की बात करें, दर्शन की बात करें, कला की बात करें, तो उनका विकास नहीं हो रहा है। तो यह क्या है, यह सांस्कृतिक विलंबना है। क्लियर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। भौतिक संस्कृति का विकास और अभौतिक संस्कृति का पिछड़ापन क्या है, सांस्कृतिक विलंबना है। ओके, और सांस्कृतिक विलंबना के कई सारे कारण हैं, जैसे रूढ़िवादिता है ना, अतीत के प्रति निष्ठा है। ओके, तो नवीन विचारों के जांच में कठिनाई, ऐसे जैसे आप नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे तो वे सारी चीज़ें होती हैं जो सांस्कृतिक विलंबना के कारण के रूप में हमारे सामने आती है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसको। 60 वर्ड के आसपास मैंने इसको तैयार किया है। तो इसमें सांस्कृतिक विलंबना के बारे में क्या लिखा गया है, देखिए, भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना, वह अभौतिक का पीछे रह जाना सांस्कृतिक पिछड़पन या सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। यह दशा संस्कृति में असंतुलन की दशा है। ओके, और इसके कारण के रूप में आप देख सकते हैं, इसके कारण के रूप में इसमें दिया हुआ रूढ़िवादी था, नवीनता के प्रति भय, अतीत के प्रति निष्ठा, निहित स्वार्थ, नवीन विचारों के जांच में कठिनाई, है ना, परिवर्तन के प्रति विचारों में भिन्नता। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं सारे क्या होंगे, सारे संस्कृति में असंतुलन की दशा को उत्पन्न करते हैं, अर्थात सांस्कृतिक विलंबना की दशा को उत्पन्न करते हैं। संस्था द्वारा परिवर्तन का विरोध, तो ये सारे पॉइंट्स सांस्कृतिक विलंबना के कारण के रूप में हैं। तो इतना चीज़ अगर आपको याद है तो आप इसे पूछा जाएगा आपसे, तो 30 वर्ड में भी लिख पाएंगे, 60 वर्ड में भी लिख पाएंगे। वर्ष 2012 में 60 वर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है सांस्कृतिक विलंबना, जो कि संस्कृति टॉपिक से संबंधित है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने अध्ययन किया कि संस्कृति क्या है, दूसरा संस्कृति की विशेषताएँ बताई हैं। क्लियर। फिर तीसरा हमने बात किया कि संस्कृति का मानव जीवन पर प्रभाव के बारे में देखा। फिर हमने भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में समझा और उनके मध्य क्या किया, उनके मध्य अंतर किया। फिर हमने देखा कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है। तो ये आपका संस्कृति से संबंधित समस्त पॉइंट्स हैं दोस्तों, है ना।
तो दोस्तों इस तरीके से मुझे लगता है कि संस्कृति से संबंधित सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। आपका परीक्षा पद्धति जो है CGPSC मेंस का जैसा पूछा जा सकता है, पूछा जाना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को मैंने कवर किया, ऐसा मुझे लगता है। और इतना पॉइंट्स पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, छोटा सा टॉपिक है व्यक्तित्व। तो नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व को लेकर आएंगे आपके समक्ष। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।